Assalamu alaikum. Today we are going to start the last chapter of our course, that is of social psychology, and it's a very important chapter. Social psychology is the branch of psychology concerned with the way individuals' thoughts, feelings and behaviors are influenced by others. तो क्या है सोशल साइकोलॉजी में हम ये सब देखेंगे कि इंडिविजुअल्स की जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं या बिहेवियर्स हैं, ये दूसरों की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. सो सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी की ऐसी फील्ड है दैट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर्स. सो हमारी जो भी इंटरेक्शन होती है दूसरे लोगों के साथ, उसका इंडिविजुअल के अपने ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता है, या फिर जो हमारा ग्रुप में, उस कम्युनिटी में जो हमारा बिहेवियर है उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है. सो यहाँ पर क्या है? सोशल साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड अदर साइकोलॉजिकल फिनोमिना विद इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट. सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमने हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है और इसके दूसरे जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है. अब हम इस चैप्टर में सोशल बिहेवियर को 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ द सोशल बिहेवियर विद इन इंडिविजुअल्स, देन ग्रुप बिहेवियर एंड बिहेवियर विद इन डाइवर्स सोसाइटीज़. फर्स्ट वन इज़ द इंटरपर्सनल सोशल फिनोमिना. इंटरपर्सनल सोशल फिनोमिना में हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट सेक्शंस. इसमें हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास जिसमें डाइवर्स फिनोमिना है, उनकी डिफरेंट रेंजेस हैं हमारे पास. द कॉमन थ्रेड इज़ दैट दे इन्वॉल्व द कॉग्निशन, इमोशन और बिहेवियर ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू सोशल वर्ड. एक सिंगल इंडिविजुअल की कॉग्निशन होती है, इमोशन होते हैं और उसका बिहेवियर होता है सोशल वर्ड को लेके. Because these topics largely concern that how individuals thinks and feels about other people, we will just refer to them broadly as intrapersonal social phenomena. So that's why we are saying this intrapersonal social phenomena. कि individuals की अपनी thoughts क्या हैं, उसकी emotions क्या हैं, उसकी feelings क्या हैं social world के response में. First we will discuss the attitudes. Attitudes क्या होते हैं? Attitudes are beliefs and feelings that predispose us to respond in specific ways to particular people, objects or situations. So attitudes क्या हैं? ये हमारे ऐसे beliefs हैं या हमारी ऐसी feelings होती हैं जिससे हम specific ways में particular people, objects और situations की तरफ हमारा response किस तरह से हमने response करना है, वो हमारी अपनी feelings हैं या हमारे अपने beliefs हैं. So these are the attitudes. इसके अलावा लर्निंग एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन इनिशियल एटीट्यूड फॉर्मेशन. एटीट्यूड फॉर्मेशन है, इसमें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है. सोशल साइकोलॉजी में ऐसा कहा जाता है. दैन पार्टिकुलरली द एटीट्यूड्स एक्सप्रेस्ड बाय पेरेंट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट एंड रिलेटेड बाय पेयर्स. सो सोशल फैक्टर्स में क्या है? अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिलीव्स और फीलिंग्स को डेवलप करने के, और लेटर ऑन हमारे पेयर्स का इसमें काफ़ी रोल होता है. हमारी जो सोहबत होती है, फ्रेंडशिप होती है, जिनके साथ उतना बैठना होता है, या हमारे कोलीग्स होते हैं, उनका भी हमारे बिलीव्स और फीलिंग्स पर, हमारे एटीट्यूड्स पर काफ़ी इफेक्ट होता है, या इनकी वजह से ये हमारे जो एटीट्यूड्स हैं ये डेवलप होते रहते हैं. हाउएवर एटीट्यूड्स आर वन ऑफ द मोर फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी में देखें तो ये एटीट्यूड्स ही हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और हम इनको थ्रू आउट द लाइफ चेंज कर सकते हैं. जैसे कि हम पर्सनैलिटी में बात करते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एक परमानेंट फिनोमिना है हमारी लाइफ का. एटीट्यूड्स जो हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ ये चेंज होते रहते हैं. सो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जी 2 तरह के इंडिविजुअल्स के ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये 2 तरह की इन्होंने फाइंडिंग्स की हैं. In which individuals tend to be persuaded to change their beliefs or feelings about something. कि वो 2 तरीके हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं. परसुएडेड का मतलब होता है कि किसी के आर्गूमेंट से या किसी की बातों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी ओपिनियन को चेंज कर लेना. सो दैट इज़ द परसुएसिव. आई थिंक ग्रुप में भी किसी ने पूछा था कि व्हाट इज़ REBT में परसुएसिव क्या है. सो परसुएशन इज़ कि किसी को आप अपने आर्गूमेंट से, अपनी बातों से उसकी बिलीफ सिस्टम को, उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को चेंज कर देना. सो दैट इज़ द परसुएशन. अब हमारे पास जो 2 तरीके हमें मिले हैं जिसकी बेसिस पे हम एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं. देन द फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल रूट टू परसुएशन एंड सेकेंड वन इज़ द पेरिफेरल रूट टू परसुएशन.
सेंट्रल रूट का मतलब होता है कि डीपली प्रोसेस करना, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को जो आपको मैसेज दिया जा रहा है उसको डीपली प्रोसेस करना, दैट इज़ द सेंट्रल रूट ऑफ परसुएशन। और पेरिफेरल रूट ऑफ परसुएशन में क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन इम्पार्टिंग द मैसेज, मतलब जो कम्युनिकेटर है उसकी बेस पे उसकी कम्युनिकेटर की करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप उसकी कही हुई बात को मान लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी फ़ोन की कमर्शियल कोई फ़ोन ख़रीदना है, टेलीफोन ख़रीदना है, तो आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि क्या इसका कैमरा अच्छा है या नहीं, अगर ये ऊपर से गिरेगा तो ये गिर के टूट जाए तो नहीं जाएगा, क्या ये रिकवर हो सकेगा या नहीं, इसकी कोई वारंटी है या नहीं, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं, मतलब हर तरह की गारंटी आप लेंगे। सो ये क्या है, सेंट्रल रूट ऑफ परसुएशन, कि आप किसी की बात पे अगर एग्री हो रहे हैं तो उसकी कोई लॉजिकल रीजंस होंगी जिसकी बेस पे आप उससे एग्री करेंगे। सेकेंड वन है हमारे पास ये पेरिफेरल रूट ऑफ परसुएशन। इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि हमारे आजकल यूट्यूबर्स अगर किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं या एक्टर्स किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं तो हम उस चीज़ की डीप प्रोसेसिंग या डीप उसका नॉलेज लिए बगैर हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। सो ये क्या होता है कि आप किसी जो पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपना रोल प्ले कर देती हैं मैसेज कन्वे करने में, तो हम जस्ट उस पर्सन पे बिलीव करके प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं। किसी मॉडल ने अच्छा ड्रेस पहना है, नीचे लिख भी दिया है कि ये जो उसका आउटफिट है ये कहाँ का है, तो हम फ़ौरन से उस साइट को विज़िट करेंगे इंस्टा से या वेबसाइट से, तो हम उस ड्रेस को जाके परचेज़ कर लेंगे इफ़ दैट इज़ अंडर आवर बजट। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास ये परसुएसिव टेक्निक्स। हमारे पास ये जो परसुएशन है इसकी कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जी मेरे एक्सपोजर इफ़ेक्ट। मेरे एक्सपोजर इफ़ेक्ट क्या होता है कि एक चीज़ जो बार बार आपके सामने लाई जाए, आपको दिखाई जाए, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जितना ज़्यादा उस चीज़ से एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा उस ब्रांड से एक्सपोजर होगा पब्लिक में, जितना ज़्यादा लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो हम उस एटीट्यूड को टुवर्ड समथिंग हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे एक्सपोजर इफेक्ट है, इट काज टू अडॉप्ट फेवरेबल एटीट्यूड्स अबाउट देम। अब एक शख्स क्राउड में जाते हैं, एक शख्स को आप बहुत जानते हैं या 2-3 बार मिले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सनस, तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड उस पर्सन को लेके डिफरेंट होगा रेदर देन द अदर पर्सनस। तो जितना ज़्यादा आपको किसी चीज़ से एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा आपका उस पर्सन को लेके एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इन बोथ सेंसेस। तो नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास जिसको हम कहते हैं जी कंप्लाइंस स्ट्रेटजीज़ भी ये होती हैं कि कंप्लाइंस स्ट्रेटजीज़ हैं। इनमें हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेटजी हैं, फुट इन द डोर टेक्निक, देन डोर इन द फेस टेक्निक। फर्स्ट वन है हमारे पास फुट इन द डोर, सेकंड इज़ डोर इन द फेस टेक्निक, एंड थर्ड हमारे पास होती है जी नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी फुट इन द डोर टेक्निक में ये होता है कि हमें सबसे पहले अगर हमें कोई चीज़ सेल करनी है या किसी से लोन लेना है फॉर एग्जांपल, तो हम वहाँ पे उसे क्या कहेंगे कि हमें $5 या ₹5 हमें उधार दे दें या ₹100 हमें उधार दे दें, मतलब थोड़ी फिगर हम मांगेंगे। तो फिर उसे क्या होगा कि वो हमें ₹100 देना तो ईजी है कि उधार ले रहे हैं, हम दोबारा वापस कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं तो हमें कहते हैं कि हमें ₹1000 उधार देते हैं, वो वापस कर देंगे। तो सेकेंड टाइम फिर क्या होगा कि हमारे लिए वो जो हम ज़्यादा मनी बोरो कर रहे हैं वो हमें इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सो हम इसको क्या कहते हैं, इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एन इनिशियल स्मॉल रिक्वेस्ट टू इनकरेज कंप्लायंस प्रियर टू अ सेकंड लार्जर रिक्वेस्ट। सो पहले आपने एक स्मॉल रिक्वेस्ट करनी है, उसके बाद जो सेकंड आपकी होगी रिक्वेस्ट वो थोड़ी लार्जर होगी, दैट इज़ फुट इन द डोर टेक्निक। कि अगर आपने कहीं किसी घर में ओपन होना है तो सबसे पहले आप वहाँ पे पाँव रखेंगे ना, उसके बाद खुद एंटर होंगे। सो ये है कि स्मॉल रिक्वेस्ट पहले और उसके बाद लार्जर रिक्वेस्ट। देन डोर इन द फेस टेक्निक, ये इसका ऑपोजिट होता है कि आप ये एक ऐसी काइंड है द काइंड दैट वुड गेट अ डोर शट ऑन द सेल्समैन फेस, कि फ़ौरन से जी दरवाज़ा उन पर बंद कर देना है। क्यों कर देना है कि जी सेल्समैन आया है और वो आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है और वो काफ़ी महंगी सेल कर रहा है, मतलब मार्केट से आपको वो मिल जाएगी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, आपको 500 का फॉर एग्जांपल शैम्पू मिल रहा है मार्केट से, वो सेल्समैन आपको कह रहा है कि आपको 900 में देंगे, तो आप डेफिनेटली मुंह का दरवाज़ा ही बंद करेंगे ना, डोर इन द फेस, कि भी हम मार्केट से हमें इतने की मिल जाएगी, आप हमें क्या दे रहे हो, चलो भाग जाओ। सो वो ऊपर जो हमने एग्जांपल ली कि हम यहाँ पर डोर इन द फेस में पहली अटैम्प्ट जो है वो हम थोड़ी लार्जर रिक्वेस्ट करेंगे।
तो वो हमें नहीं मिलेगी। फिर हम सेकंड टाइम आएंगे तो फिर हम स्मॉलर रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब 1000 रुपये पहले मांग लिया, नहीं मिला। फिर हम दूसरी दफ़ा आएंगे, कहेंगे अच्छा चलें 100 रुपया ही दे दें, ये तो मैं आपको पक्का कल वापस कर दूँगी या कर दूँगा। तो वो फिर सेकंड टाइम उस पर बंदा ट्रस्ट भी कर लेगा और उसको देख देगा कि जी 1000 के मुकाबले में 100 रुपया इज़ नथिंग। सो दैट इज़ डोर इन द फेस टेक्निक। ठीक है, ये दोनों टेक्निक्स अक्सर इनमें से कोई ना कोई टेक्निक जो है वो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि डोर इन द फेस या फेस इन द डोर, डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स क्रिएट करके ये पूछ ली जाती हैं कंप्लायंस स्ट्रेटजीज़। इसमें जो हमारे पास थर्ड वन है जिसको हम कह रहे हैं जी नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसमें क्या होता है, पीपल टेंड टू थिंक दैट व्हेन समवन डज समथिंग नाइस फॉर देम दे आउट टू डू समथिंग नाइस इन रिटर्न। कि अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो रिटर्न में आपको भी उसके साथ कुछ अच्छा करना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है या वोटिंग हो रही है, आपने वहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का हेड सेलेक्ट करना है, तो आप वोट किसको देंगे? आप उसको देंगे जिसने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा, या फिर जो देखने में बड़ा अट्रैक्टिव होगा, आपको लगेगा कि ये बड़ा अट्रैक्टिव है, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, ड्रेसिंग ऐसी है, हेयर स्टाइल ऐसा है, तो इसको हमें कास्ट करना चाहिए। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि जो अट्रैक्टिवनेस होती है ना, ये भी एक बड़ा फिनोमेना होता है कि इससे हम दूसरों की पर्सनालिटी को, उनकी कॉम्पिटेंसी को जज कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो गुड लुकिंग नहीं है। सो गुड लुकिंग होना और अट्रैक्टिव होना ये भी बड़ा मैटर करता है इसमें नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी में। नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी समथिंग इज़ डिफरेंट, कि इसमें हम ये सोचते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा किया है, सो आई हैव टू डू अ गुड थिंग फॉर दैट। तो वो बंदा जिसको आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, उसने आपके साथ एक अच्छा काम किया है, या आपकी कहीं पे हेल्प कर दी है, या आपको पानी चाहिए था, आपको पानी पिला दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? उसको वोट देंगे। सो ये डू समथिंग इन रिटर्न, जिसको हम कहते हैं नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। वो मैंने आपको अदर फिनोमेनास भी बताए थे कि अगर उसने आपके साथ अच्छा नहीं भी किया तो आप उसकी गुड लुकिंग, उसकी अट्रैक्टिवनेस पे चले जाएंगे, उसकी बेस पे आप उसको वोट कास्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? ये एक अनकंफर्टेबल स्टेट होती है माइंड की दैट अराइज व्हेन इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज इनकंसिस्टेंसीज इन themselves, often conflicts between behavior and beliefs। अब यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, आपका जो बिहेवियर है और जो बिलीफ है, इसके दरमियान में एक कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन याद रखिए कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये परसुएशन की एक एग्जैक्टली टाइप नहीं है, ये एक और फिनोमिना है जिससे लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं उसमें चेंज आ जाता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है और आपने बिहेव कुछ और किया है। साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे हमारे पास जी लियोन फेस्टिंगर, इन्होंने डिस्कवर किया था अपनी एक रिसर्च में दैट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस आर मोर लाइकली टू चेंज देयर एटीट्यूड्स देन देयर एक्शंस। सो ये हमारे जी फेस्टिंगर हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस को इंडिविजुअल्स में एक रिसर्च के थ्रू एक्सपीरियंस किया और आइडेंटिफाई किया। अब क्या है कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनकी एक्शंस की निस्बत चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल है कि जी एक स्मोकर की हम उसको अगर हम कहें कि आप स्मोकिंग क्विट कर दें, तो ये क्या है, उनके एक्शंस हैं कि उन्होंने जो स्मोकिंग है वो क्विट नहीं करनी। लेकिन अब उनका एटीट्यूड अगर आप चेक करें, हम उनके बिलीफ्स को चेक करें, तो अगर हम उनसे पूछें कि सिगरेट पीने के क्या नुकसान आते हैं, तो इतना हम नहीं जानते होंगे जितना वो जानते होंगे। मतलब कि उनके एक्शंस जो हैं वो उनके एटीट्यूड से चेंज होते हैं। ठीक है, तो उनके बिहेवियर्स और उनके बिलीफ सिस्टम्स ये दोनों एक दूसरे से चेंज होते हैं। मतलब ये क्या है कि स्मोकिंग करनी ही करनी है। बिलीव ये है कि स्मोकिंग करने से बहुत सारे खतरात हो सकते हैं, सेहत के बहुत सारे नुकसान हैं, डिफरेंट कैंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वो इन सब चीज़ें जानने के बावजूद वो स्मोकिंग क्विट नहीं करते। सो दैट इज़ द कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिहेवियर्स एंड बिलीव्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है? अच्छा, यहाँ एट्रीब्यूशन थ्योरी से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनरली देखें तो दो रीजंस भी होती हैं कि क्यों लोग जो हैं वो जो हमने ऊपर कंप्लायंस देखा कि डोर इन द फुट और फुट इन द फेस, ऊपर जो हमने 2 कंप्लायंस की स्ट्रेटजीज पढ़ी जिसमें हम देख रहे थे डोर इन द फेस फिनोमिना और फुट इन द डोर फिनोमिना। ये 2 ऐसे फिनोमिना हैं कि जिसकी बेस पर हम
एग्री कर लेते हैं दूसरे लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोग रेजिस्ट भी करते हैं। सो वो दो तरह की रेजिस्टेंस होती है, दो रीजंस होती हैं जो लोग बताते हैं। तो पहली वन तो है जी इनोकुलेशन हाइपोथेसिस, एक इनोकुलेशन हाइपोथेसिस है और दूसरा है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। सो जो हमारे पास यहाँ पे है जी इनोकुलेशन हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है कि हमारे पास जो आर्गूमेंट होता है ना उसका बहुत ही वीक वर्जन होता है, कि जब हम किसी के साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं तो वो वर्जन बड़ा वीक है। आप के पास बहुत ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो कंप्लाइंस है वो थोड़ी रेजिस्ट करती है, हम हेल्प करने में थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इनोकुलेशन हाइपोथेसिस। सेकेंड वन होता है हमारे पास जी साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि पीपल इसलिए रेजिस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि उनको उनकी विल के अगेंस्ट क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कि वो ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो ऐसा करें। सो दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। तो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कोई काम करना, या वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कोई काम करना ही नहीं चाहते, तो यहाँ पे चाहे वो फुट इन द डोर फिनोमिना हो या डोर इन द फेस फिनोमिना हो, इन दोनों कंडीशंस में वो रेजिस्ट करेंगे, जिसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। और अगर दोनों कंडीशंस में, दोनों फिनोमिनाज में आपकी आर्गूमेंट ही वीक है, आपके पास लॉजिक ही नहीं है, तो दैट इज़ द इनोकुलेशन हाइपोथेसिस। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आती है जी एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है, इट एम्स टू एक्सप्लेन हाउ पीपल असाइन काजेस टू एक्शंस टेकन बाय देमसेल्व्स और अदर पीपल एंड इवेंट्स दैट अकर टू देमसेल्व्स और अदर पीपल्स। सो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है कि लोग किस तरह से अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं जो उन्होंने खुद लिए या फिर दूसरे लोगों ने लिए, या फिर जो इवेंट्स हैं जो अकर हुए हैं उनके साथ या दूसरे लोगों के साथ, वो इन सब की काजेस क्या बताते हैं, रीजंस क्या बताते हैं। सो इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द एट्रीब्यूशन थ्योरी। द एट्रीब्यूशंस वेरी अलोंग टू एक्सिस। अब हमारे पास इसके टू एक्सिस हैं जिसको हम कहते हैं जी डिस्पोजिशनल वर्सेस सिचुएशनल। डिस्पोजिशनल का मतलब है जी पर्सनल, पर्सन की अपनी, और सिचुएशनल का मतलब है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। अब दूसरा है स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये हमें पता है कि या तो पर्सन की जो एट्रीब्यूशन है वो स्टेबल होंगी या फिर अनस्टेबल होंगी, मतलब डिस्पोजिशनल स्टेबल और डिस्पोजिशनल अनस्टेबल, या फिर ऐसे कह लें पर्सन अनस्टेबल और पर्सनल अनस्टेबल। ठीक है, इसी तरह सिचुएशनल स्टेबल एंड सिचुएशनल अनस्टेबल एट्रीब्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन क्या है। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन को हम पर्सनल या फिर इंटरनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो इस चीज़ को जब आप ज़हन में रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें डेफिनेटली आगे समझ आ जाएंगी। असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ बिहेवियर और आउटकम टू द पर्सन इन्वॉल्व। अब वहाँ पे जो पर्सन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे हम इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी हमारे साथ हुआ है उसकी जो सारी काज है या वो रीज़न है उसमें पर्सन खुद इन्वॉल्व है। सिचुएशनल एट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी आपके साथ हुआ इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस है या सिचुएशन है, उस एक्शन या इवेंट की हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सिचुएशन पे डाल देंगे। सो दैट इज़ द सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन को याद रखें कि ये काजेज़ होती हैं, हम क्या रीजंस देते हैं किसी भी बिहेवियर की, और उसके बाद ये डिस्पोजिशनल हो सकती हैं, सिचुएशनल हो सकती हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब कि वो मेंटेन रहेगी वो काज, ऑनगोइंग cause is ongoing and relatively constant, that is the stable attribution। और unstable attribution क्या है कि हम इसका क्रेडिट, किसी भी चीज़ का क्रेडिट एक टाइम किसी एक चीज़ को दे देंगे और दूसरी टाइम हम किसी और चीज़ को दे देंगे। सो दैट इज़ द अनस्टेबल एट्रीब्यूशन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ योर फ्रेंड अर्न A grade on his most recent bio test, you would be making a dispositional stable attribution। डिस्पोजिशनल का मतलब पर्सन स्टेबल एट्रीब्यूशन, जिसका मतलब है कि आप सारा के सारा क्रेडिट जो है उसकी इंटेलिजेंस को दे देंगे। इंटेलिजेंस क्या है, ये अब स्टेबल एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एक पर्सन की कि ये बंदा है ही इंटेलिजेंट, तो ये जब भी बायो का टेस्ट देगा इसके सेम अच्छे मार्क्स आएंगे। बट अ सिचुएशनल अनस्टेबल एट्रीब्यूशन क्या होगा, सिचुएशनल अनस्टेबल एट्रीब्यूशन इफ़ यू बिलीव्ड हिज टीचर जस्ट हैपन टू मेक वन टेस्ट ईजी। अब उसके क्योंकि बायो में अच्छे मार्क्स आए हैं तो अब यहाँ पे आपको जो सर्कमस्टांस जो इन्वायरमेंट है उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको रीज़न देने की या उसको काज बताने के बजाय आपका ये बिलीव होगा कि टीचर ने पेपर ही इतना इजी बनाया है जिसकी वजह से उसने
मार्क्स अच्छे लिए हैं, दैट इज सिचुएशनल अनस्टेबल, कि अगर टीचर पेपर जो है वो इजी नहीं बनाएंगे, डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो ए ग्रेड नहीं ले सकता, दैट्स वाई इट्स अनस्टेबल। सो अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिस्ट हैरल्ड केले का नाम अब आपने याद रखना है, इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट पीपल मेक एट्रीब्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ क्यूज। पीपल्स के जो एट्रीब्यूशंस होते हैं इसकी बेसिकली 3 क्यूज होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं क्यूज के। फर्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी, सेकंड इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस एंड थर्ड वन इज़ द कंसेंसस। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी क्यूज कंसर्न हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव इन द सेम सिचुएशन ओवर टाइम। ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो एक ही तरह की सिचुएशन आती है डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट हालात वाक़यात में, सिचुएशन एक ही है तो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, कि वो सेम तरह की सिचुएशन में डिफरेंट टाइमिंग्स में किस तरह से बिहेव करता है, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। डिस्टिंक्टिवनेस क्यूज कंसर्न हाउ एन इंडिविजुअल एक्ट इन डिस्टिंक्ट बट सिमिलर सिचुएशंस। अब यहाँ पर क्या है कि वो डिफरेंट हैं लेकिन सिमिलर सिचुएशंस हैं, वहाँ पे वो किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट इज़ डिस्टिंक्टिवनेस। और कंसेंसस क्यूज कंसर्न हाउ अदर पीपल एक्ट इन द सेम सिचुएशन, कि पर्सन के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो सेम सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करते हैं, सो दैट इज़ कंसेंसस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फ्रेंड टेंड्स टू डू वेल ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ बायो असाइनमेंट्स, तो आपका जो फ्रेंड है वो बायो की असाइनमेंट्स में अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो दैट इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस क्यूज। डिस्टिंक्टिवनेस क्या है कि इंडिविजुअल एक्ट्स इन डिस्टिंक्ट बट सिमिलर सिचुएशंस। आपको डिस्टिंक्ट कैसे है, मतलब डिफरेंट असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं लेकिन सिचुएशन सेम है कि आपने बायो पे ही वर्क करना है, सो यहाँ पर आप, दैट इज़ डिस्टिंक्टिवनेस। एंड हिज क्लासमेट्स टेंड्स टू अर्न C's and D's ऑन द टेस्ट। अब यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, दूसरे आपकी सर्कमस्टांसेस में जो दूसरे लोग हैं उनके C ग्रेड आ रहे हैं या D ग्रेड आ रहे हैं, तो दैट इज़ द कंसेंसस क्यूज। As you would be more inclined to make a dispositional attribution for this A grade. If you knew he earned an A on every bio test he is taken this semester, then that is consistency cues. कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लेकिन हर एग्ज़ाम में उसका A ग्रेड ही आ रहा है, तो दैट इज़ द कंसिस्टेंसी क्यू। सो यू वुड बी मोर लाइकली टू मेक अ स्टेबल एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये क्या है, जो कंसिस्टेंसी क्यूज हैं, तो आपका एट्रीब्यूशन क्या है, स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास ये एट्रीब्यूशन बायसेस आती हैं। एट्रीब्यूशन बायसेस में क्या है, इवन दो पीपल रिस्पॉन्ड टू क्यूज मोस्ट ऑफ अस डोंट मेक एट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन द रैशनल ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, हम जो है डिफरेंट क्यूज़ पे रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन हमारे जो एट्रीब्यूशंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि रैशनल हो या हम किसी भी सर्कमस्टांस की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करें। इंस्टेड वी ऑफन फॉल प्रे टू अ नंबर ऑफ बायसेस एंड एरर्स दैट incline us to make particular types of faulty attribution. सो अगर बायसेस आ जाएंगी तो देन डेफिनेटली हमारी जो एट्रीब्यूशंस हैं वो भी फॉल्टी हो जाएंगी। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूशन एरर्स हैं उसमें हमारे पास नंबर 1 है जी सेल्फ सर्विंग बायस, नंबर 2 है जी द जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस, और या फिर बिलीफ, जस्ट वन बिलीफ, या फिर जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस। सॉरी, फर्स्ट वन हमारे पास जी एट्रीब्यूशन एरर भी है। सो पहला हमारे पास जो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, सेकंड हमारे पास सेल्फ सर्विंग बाइस है, और थर्ड हमारे पास जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस या फिर जस्ट वर्ड बिलीफ है, और फोर्थ हमारे पास होता है जी फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। तो ये 4 तरह की बाइसेस आपको यहाँ पे देखने आएंगी एट्रीब्यूशन बाइसेस में। सबसे पहले जी फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में क्या होता है, इज़ द टेंडेंसी टू मेक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस रेदर देन सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर एट्रीब्यूशन एरर में हम डिस्पोजिशनल का हमें पता है कि ये पर्सन्स एट्रीब्यूशंस होते हैं, तो हम पर्सन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे एज कम्पेयर टू सिचुएशनल एट्रीब्यूशन अबाउट अदर पीपल्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड बी कमिटिंग द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर if you assumed that the quiet girl you met at the party last night was shy. So आपकी लास्ट नाइट किसी पार्टी में किसी लड़की को देखते हैं और आपको लगता है कि जी वो लड़की बहुत ज़्यादा शाय है।
हम इसकी जो उसकी डिफरेंट अदर पॉसिबिलिटीज़ हैं सिचुएशन को लेके हम उसको इग्नोर कर देंगे कि हो सकता है कि वो इसलिए बात नहीं कर रही थी या इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो सारा दिन एग्जॉस्ट हो गई थी पूरा दिन इस सिचुएशन में गुजार के। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दैट इज़ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कि हम सिचुएशनल फैक्टर्स को एट्रीब्यूशंस को निगलेक्ट कर देते हैं। So a related phenomena is that people often view the same behavior under different lenses depending on whether they are acting or observing. Actor-observer bias is the tendency to make dispositional attributions for other people and situational attributions for oneself with respect to similar behavior. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक्टर ऑब्जर्वर बाइस में ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिसमें हम दूसरे लोगों के लिए तो देखते हैं कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हैं, जो भी काजेज़ हैं वो उसकी अपनी पर्सनल है, उस पर्सन की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन जब हम हमारी खुद अपनी सेम बिहेवियर को लेके बात हो तो हम उसका रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन को ठहरा देते हैं। सो इसको हम कहते हैं एक्टर ऑब्जर्वर बाइस। सेकेंड वन है जी हमारे पास सेल्फ सर्विंग बाइस। सेल्फ सर्विंग बाइस क्या है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है वे अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक फेवरेबल एट्रीब्यूशंस अबाउट वन सेल्फ। हम यहाँ पर ऐसी एट्रीब्यूशंस क्रिएट करते हैं जो फेवरेबल होती हैं किसी के लिए। वी टेंड टू मेक डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन अबाउट द गुड एक्शंस वी डू एंड द गुड आउटकम्स वी एक्सपीरियंस, बट सिचुएशनल एट्रीब्यूशन अबाउट द बैड। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो जी पर्सन एट्रीब्यूशन है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन है, कुछ अच्छा काम किया है उससे कुछ अच्छी आउटकम मिली है या कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो जी वो हमारी पर्सनल एट्रीब्यूशंस हैं, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया है तो इसका सारा कसूर जो है वो सिचुएशन पे चला जाता है, दैट इज़ सिचुएशनल एट्रीब्यूशन इसकी जिम्मेदार है उस बैड हैपनिंग की। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस। ठीक है, अगर आपके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं क्योंकि आप बड़े स्मार्ट हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर कहीं पे अच्छे बुरे मार्क्स आए हैं तो फिर यहाँ पे आपका जो सारा कसूर है वो टीचर का है कि उन्होंने एक अच्छा एग्ज़ाम नहीं बनाया। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस। इसके बाद जी हमारे पास थर्ड वन इज़ द जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस। जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस में क्या होता है, गुड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल एंड बैड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा होता है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं अगर तुम बुरा करोगे ना तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, मक्का फाते अमल जो है ये रिपीट होगा। अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, हमारा जो मक्का फाते अमल वाला कंसेप्ट है ना, दैट इज़ द जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा जी। ये है जस्ट वर्ड हाइपोथेसिस, एट्रीब्यूशन बाइसिस की थर्ड टाइप। और फोर्थ वन है हमारे पास ये फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। अब ये फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट क्या होता है, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ये एक ऐसी टेंडेंसी होती है लोगों की जिसमें हम वो लोग जो हमारे साथ एग्री होते हैं या डिसएग्री होते हैं हम उस नंबर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। हमें लगता है कि हमें जो अगर हमें पीटीआई पसंद नहीं है तो हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं उन सबको पीटीआई पसंद नहीं है, ज़्यादा लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं। सो दैट इज़ फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं जो है नून लीग को लाइक करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को उसे लाइक करना चाहिए या बहुत सारे लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री करते हैं। सो दैट इज़ द फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। ये हमारी एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि हम इन नंबर्स को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये थे हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूशन बाइसेस। नेक्स्ट है हमारे पास अट्रैक्शन, अल्ट्रुइज्म एंड एग्रेशन। अब ये अट्रैक्शन क्या होती है, अट्रैक्शन कंसर्न्स द वे इन विच पीपल टेक इंटरेस्ट इन एंड फील पॉजिटिवली टुवर्ड अदर्स। यहाँ पे लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं और दूसरों को लेके कुछ पॉजिटिव फील करते हैं। While usually used in a romantic or sexual sense, attraction can also be platonic when it describes the characteristics we find appealing in friends. Research has revealed that romantic attraction is influenced by a number of factors. अब ये जो अट्रैक्शन है, अगर हम रोमांटिक अट्रैक्शन की बात करें तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, सेकेंड इज़ द प्रॉक्सिमिटी, थर्ड इज़ द सिमिलैरिटी एंड फोर्थ वन इज़ द रेसिप्रोकल लाइकिंग। तो ये कुछ रोमांटिक अट्रैक्शन में ये फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं
सो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ जी कुछ इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस भी होती हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस में साइकोलॉजिस्ट ने इनको स्टडी किया, ये ऐसी टेंडेंसी होती है इन विच पॉजिटिवली इवेलुएट अ पर्सन एंड देन टू ग्रेविएट टुवार्ड दैट पर्सन, कि हम यहाँ पे किसी पर्सन को पहले पॉजिटिवली इवेलुएट करते हैं और उसके बाद हम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन टू होम वी आर अट्रैक्ट। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या है, डेफिनेटली ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। बट इट मे बी सब्जेक्ट टू द इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्फ्लुएंस एज वेल, लेकिन इसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है या सोशल इन्फ्लुएंस है इसका भी रोल हो सकता है। सो वो फैक्टर्स जो लीड करते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को, इसमें इंक्लूड है जी पॉजिटिव इवैल्यूएशन। पॉजिटिव इवैल्यूएशन इसमें मैटर करती है। सेकंड, हमारे पास शेयर्ड ओपिनियंस होते हैं और उसके बाद है जी गुड फिजिकल अपीयरेंस हो सकती है। बाकी मैंने आपको बताया कि फेमिलियरिटी, प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी या रेसिप्रोकल लाइकिंग भी इसका पार्ट होते हैं। सो पॉजिटिव इवैल्यूएशन में हमारे पास हैं जी positive evaluation refers to the fact that we all like to be positively evaluated and therefore we tend to prefer the company of people we think highly of us। तो ऐसे लोग जो हमें किसी भी सिचुएशन में हमें पॉजिटिवली इवेलुएट करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम उन लोगों की कंपनी में दोबारा से जाएं और उनके बारे में सोचें। तो दैट इज़ द पॉजिटिव इवेलुएशन। अगर कोई हमें पॉजिटिवली इवेलुएट करेगा देन वी विल डेफिनेटली एंजॉय द कंपनी ऑफ दैट पर्सन। देन द सेकेंड वन इज़ द शेयर्ड ओपिनियंस। शेयर्ड ओपिनियंस में क्या होता है कि यहाँ पर हमें सोशली रीइंफोर्स किया जाता है। अगर कोई हमारी तारीफ़ करेगा या हमें रिवॉर्ड देगा हमारी ओपिनियंस पर, ठीक है, सराहा जाएगा, तो देन वी विल टेंड टू प्रेफर देयर कंपनी। तो हम वहाँ पर उन लोगों की कंपनी को प्रेफर करेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी ओपिनियन को सराहा, मेजॉरिटी में हमारा साथ दिया, हमारी तारीफ़ की। दैट मीन्स कि हमें सोशली रीइंफोर्स किया, हमें रिवॉर्ड किया उन्होंने अपनी ओपिनियंस के थ्रू, हमारी ओपिनियंस को एक्सेप्ट करके। सो दैट इज़ द शेयर्ड ओपिनियंस। तो हम ऐसे लोगों की कंपनी को एंजॉय करते हैं जो हमें पॉजिटिवली इवैल्यूएट करेंगे या फिर जो हमारी ओपिनियंस को रिवॉर्ड करेंगे। इसके बाद जी हमारे पास फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है कि हमारा रोमांटिक अट्रैक्शन में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस जो है इसका भी बड़ा रोल होता है। इसमें इट इज़ द possession of outward physiological characteristics deemed to be appealing, while physical attractiveness is certainly influenced by cultural standards। ये जो physical attractiveness है इसमें कुछ cultural standards का भी अपना influence होता है, जिसमें across the universe according to their times and places different तरह की characteristics जो हैं वो reveal की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर जो notable है वो है symmetry। सिमेट्री क्या है, पार्टिकुलरली फेशियल सिमेट्री होती है, जिसमें इंडिविजुअल्स अक्रॉस कल्चर्स कंसिस्टेंटली प्रेफर मोर सिमेट्रिकल फेसेस ओवर लेस सिमेट्रिकल फेसेस वंस, कि हम ज़्यादातर ऐसे फेसेस को पसंद करते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर एज कम्पेयर टू द अदर्स विच आर नॉट सिमेट्रिकल टू अस। दीज आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस दैट सीम कंसिस्टेंट विद इन पार्टिकुलर जेंडर्स एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशंस। अब ये जेंडर्स और सेक्सुअल ओरिएंटेशंस क्या हैं ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, वाइल हेटेरोसेक्सुअल men can vary widely in their preferences about body weight based on cultural and individual factors। सो हेटेरोसेक्सुअल मोस्टली ये क्या प्रेफर करेंगे, बॉडी मैस को, जो कि एक कल्चरल और इंडिविजुअल फैक्टर दोनों ही हैं। ऑलमोस्ट ऑल हेटेरोसेक्सुअल men seem to prefer an hourglass figure in women। तो ज़्यादातर जो हेटेरोसेक्सुअल men होते हैं उनको एक hourglass फिगर जो होती है वुमेन की वो पसंद होती है। अब ये आर क्लास फिगर क्या होती है, इसमें वेस्ट टू हिप एक रेशो होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.7 होती है, वेस्ट टू हिप रेशो। इसको कंसिस्ट किया जाता है आर क्लास फिगर ऑफ वुमेन। सो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इनका ये मानना है कि ये जो रेशो है 0.7 ये रिफ्लेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि अगर ये फिगर होगी तो वो बंदी रिप्रोड्यूस करने के लिए फिट है। जिसमें क्या होता है, वाइडर हिप्स ईज द बर्थिंग प्रोसेस, के जितने हिप्स वाइडर होंगे उतना ज़्यादा बर्थिंग प्रोसेस जो है वो ईजी होगा। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है। इसके बाद है जी हमारे पास मैचिंग हाइपोथेसिस है। एक मैचिंग हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि rather than pursuing the most attractive partner possible, many people are drawn to individuals who are roughly equal in attractiveness to themselves। ये ज़रूरी नहीं है कि अट्रैक्टिव पार्टनर होगा तभी अट्रैक्शन होगी। समटाइम्स ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो
मुश्किल इक्वल होते हैं, सिमिलैरिटीज़ उनमें होती हैं या कल्चर से रिलेटेड उनमें कुछ आपको इस तरह की सिमिलैरिटीज़ देखने में मिलेंगी, तो उनकी तरफ भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो इस तरह की टेंडेंसी को हम कहते हैं जी मैचिंग हाइपोथेसिस, एंड इज़ बिलीव्ड टू बी एवोल्यूशनरी अडॉप्टिव, allowing a broader range of people to find mates and reproduce। कि बस हमें कोई मेट मिल जाए ताकि नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। सो दैट इज़ द मैचिंग हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन है हमारे पास ये प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में क्या है? इट रेफर्स टू द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ अ पर्सन जियोग्राफिकली। ठीक है, वो लोग जो आपके ज़्यादा नज़दीक रहते हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे देख भी सकते हैं। सो ये क्या है? ये बेसिकली जो हमारे पास मेरे एक्सपोजर इफेक्ट है, ये बेसिकली उसको भी एक तरह से एक्सप्लेन कर रही है प्रॉक्सिमिटी। कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जितना ज़्यादा जोग्राफिकली वो बंदा आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिमिलैरिटी नेक्स्ट रेफर्स टू द करैक्टरिस्टिक्स दैट पीपल हैव इन कॉमन। तो हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जिनकी जो हमारी क्लास से ज़्यादा मैच होंगे, वो लोग हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मतलब उनकी सोशो इकोनॉमिक क्लास क्या है, रिलीजन क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है। तो वो जितने ज़्यादा आपके साथ वो मिलते जुलते होंगे, कॉमन होंगे, आप उतने ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दैट इज़ द सिमिलैरिटी। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि वो बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, देन दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स व्हेन सीकिंग लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म में इसकी बात करें, रिसर्च सजेस्ट दैट इट इज़ मोर जनरली द केस दैट बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर देन द ऑपोजिट अट्रैक्ट्स व्हेन सीकिंग लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। इसके बाद फाइनली हमारे पास ये है जी रेसिप्रोकल लाइकिंग। रेसिप्रोकल लाइकिंग रेफर्स टू द टेंडेंसी टू लाइक पीपल हु लाइक अस। तो यहाँ पर ये कैसी टेंडेंसी है यहाँ जिसमें हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं, या उन लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं जब हमें ये पता लग जाता है कि वो भी आपको पसंद करता है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ़ अदर वन इज़ अट्रैक्टेड टू यू देन यू बिकेम अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। नेक्स्ट वन है हमारे पास ये अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म रेफर्स टू द प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर typically behaviors that imposes a cost on the actor while conferring a benefit on one or more other individuals. Altruistic behavior does not seem to make sense from an evolutionary perspective because it appears to decrease the fitness of an organism with altruistic tendencies while increasing the fitness of potential competitors. And yet we see examples of such behavior every day. Even if pro-social behavior is primarily learned from experience, the frequency of this type of behavior in human beings suggests it must have some biological basis. Evolutionary psychologists and other researchers have proposed several explanations for the existence of altruism. One evolutionary explanation for altruism is known as kin selection. अब ये हमारे पास क्या होता है? अल्ट्रुइज्म एक हमारा प्रो सोशल बिहेवियर होता है। प्रो सोशल बिहेवियर होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है, जिसकी बेस पर हम अपने बिलीव्स को, अपने थॉट्स को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी मॉडल पर, किसी एक्टर पर अगर कुछ खर्च कर रहे हैं ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की क्या करें, प्रमोशन करें, तो एज ए रिटर्न आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। अगर वो प्रमोट करेंगे, या सारा खान अगर रैपर्स को प्रमोट करेंगे तो उससे फ़ायदा तो कंपनी को होगा ना। सो ये क्या है? प्रो सोशल बिहेवियर है कि हम किसी एक पर इसलिए हम सेक्रीफाइस करते हैं या उस पर खर्च करते हैं या उसकी हेल्प करने के लिए विलिंग होते हैं क्योंकि एज अ रिज़ल्ट हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। सो अब यहाँ पर अगर हम एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन देखें अल्ट्रुइज्म की, तो इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट वन को किन सिलेक्शन। अब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा विलिंग होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए अपने बच्चों के लिए। अब हमें पता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिसके लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे वो हमारी जीन्स को शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे। हमने डेफिनेटली खुद भी अपनी जीन्स जो हैं वो शेयर की हैं उनके साथ, और वो भी आपकी जीन्स को शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी जो जीन्स है वो ख़त्म नहीं होती। अगर आपका बच्चा सर्वाइव करेगा तो आपकी जो जीन्स हैं, आपकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो फर्दर जनरेशन टू जनरेशन वेरी करेंगी।
तो वो ख़त्म नहीं होंगी। तो ये तो होगी किन सिलेक्शन। तो ये जो किन सिलेक्शन होती है ना, ये सिर्फ रिलेटेड जो पीपल होते हैं ना आपके साथ, ये सिर्फ किन सिलेक्शन उन्हीं के लिए होती है, लेकिन अनरिलेटेड पीपल्स के लिए ये नहीं होती किन सिलेक्शन। जैसे कि अनरिलेटेड पीपल कौन है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, तो ये किन सिलेक्शन उनके लिए नहीं होती। सेकंड है हमारे पास ये रेसिप्रोसिटी और रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम हेल्प जो करते हैं, इट एक्सप्लेन्स सच प्रो सोशल बिहेवियर। So according to this account, you are more likely to help someone when you believe that he or she will help you back. तो यहाँ पर आप किसी की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको हेल्प बैक करेगा। आपने उसकी हेल्प कर दी और आपने सोच लिया कि फ्यूचर में मैं इससे कोई ना कोई काम ज़रूर करवाऊँगा या ये मेरा ये काम कर सकता है, सो आई शुड हेल्प हिम और हर। सो दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म, कि आप किसी की हेल्प इसलिए करेंगे क्योंकि रिटर्न में आप भी उससे कोई हेल्प लेंगे। तो ये क्या है, व्हेन यू हैव एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड एक्वेंटेंसेस, यू ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली कीप ट्रैक ऑफ द गिव एंड टेक इन योर इंटरेक्शंस। तो जब आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं तो गिव एंड टेक वाला जो इंटरेक्शन है वो भी लाजमी होते हैं और हम इसे ज़रा ट्रैक पर ही रखते हैं और रखना भी चाहिए। अब इन रिलेशनशिप्स में आपको कुछ चीटर्स भी मिलेंगे। जो चीटर्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स हु हैव अ टेंडेंसी टू टेक फ्रॉम अदर्स विदाउट गिविंग बैक। जब दूसरों से ले तो लेते हैं लेकिन वो उनको गिव बैक नहीं करते, तो इनको हम कहते हैं जी ये चीटर्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे जो सोशल मैकेनिज़म्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि ये जो वाइड वैरायटी है इन चीटर्स की उनको पनिश किया जा सके, इंश्योरिंग दैट दे आर लेस लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम द लार्जेस्ट ऑफ देयर मोर बेनेवलेंट पेयर्स। अब ये जो हमारे पास किन सिलेक्शन है या रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म है, ये एक्सप्लेन नहीं करती कि वाई मैनी पीपल एक्ट काइंडली टुवर्ड स्ट्रेंजर्स, कि लोग स्ट्रेंजर्स को लेके इतना काइंड रिएक्ट क्यों करते हैं, जिनका ये भी पता होता है कि वो दोबारा कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको लेके हम बड़े पोलाइट भी हो जाते हैं, काइंड भी हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ऑन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल सिलेक्शन। ठीक है, the tendency for genes that increase reproductive fitness to perpetuate. So in cross-cultural surveys, both men and women tend to rate kindness as one of the most desirable characteristics in a mate, often ranking it even more highly than physical attractiveness. तो यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस नहीं होती, हमारी कुल सेक्शुअल सिलेक्शन भी होती है या फिर हमारी मेट की कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिज़ायरेबल होती हैं, उनकी बेसिस पर भी हम अपोजिट जेंडर्स जो होते हैं उनकी हेल्प करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शुअल सिलेक्शन हाइपोथेसिस, पीपल इंगेज इन अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर बिकॉज इट मेक्स देम मोर अपीलिंग टू पोटेंशियल मेट्स एंड इंडिकेट्स देयर हाई लेवल ऑफ फिटनेस। दे कैन अफोर्ड टू मेक सेक्रीफाइसेस विदाउट इंडेंजरिंग देयर सर्वाइवल। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस दे सकते हैं लेकिन इसमें उनकी अपनी जान को कोई ख़तरा नहीं होता, अपनी जान को जोखों में डाले बगैर वो दूसरों की हेल्प कर देते हैं। Even sexual selection does not explain the phenomena of anonymous donors and other discreet acts of kindness. क्या अब ये जो सेक्शुअल सिलेक्शन है, ये जो हमारे पास एनोनिमस डोनर्स होते हैं जो अपना नाम नहीं बताते, अननोन पर्सनस होते हैं जिनको एनोनिमस कहते हैं, वो ऐसे डोनर्स होते हैं या कुछ और डिस्क्रीट एक्ट्स होते हैं काइंडनेस के, अब ये हाइपोथेसिस इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करता। इंडीड नन ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस अकाउंट फॉर द एक्चुअल मोटिव्स ऑफ मोस्ट प्रो सोशल एक्टर्स। अब ये जो प्रो सोशल एक्टर्स होते हैं उनकी एक्चुअल मोटिव्स क्या होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता, दैट वाई आर नॉट बिहेविंग काइंडली इन ऑर्डर टू पास ऑन देयर जीन्स। अब यहाँ पर तो कोई जीन्स का भी रौला नहीं है कि जीन्स की वजह से ये सब होता है, बट who tend to act out of genuine feelings of empathy। कुछ लोग वाकई genuine feelings होती हैं उनमें, एम्पैथी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की और बेनेवलेंस की। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी एग्रेशन। एग्रेशन क्या है? एग्रेशन इज़ एनी टाइप ऑफ बिहेवियर फिजिकल और वर्बल दैट इज़ इंटेंडेड टू हार्म और डिस्ट्रॉय। अब ये एग्रेशन क्या है ये हमें पता है कि ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, जिससे हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इसमें भी डिफरेंट स्टडीज़ की गई हैं कि ये एग्रेशन होता क्या है। तो ये जेनेटिक भी होता है, न्यूरोलॉजिकल बेसिस भी होती हैं,
इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं हमारे अमिगडाला में या फ्रंटल लोब में, या फिर हमारा जो हायर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इसको पोजेस करता है एग्रेशन को। और ज़्यादातर ये भी कहा जाता है कि ये जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये लर्नड होता है, जैसे कि हमने वेंडोरा का एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि अगर हम एग्रेसिव बिहेवियर देखेंगे तो हम भी एग्रेशन शो करेंगे। एग्रेशन इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। हमारे पास जो एग्रेशन है ये इसको कहा जाता है कि ये 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन एंड सेकेंड वन इज़ द हॉस्टाइल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का हमें पता है कि ये इसको हम कोल्ड एग्रेशन कहते हैं। कोल्ड एग्रेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेफर्स टू बिहेवियर्स दैट हार्म इन ऑर्डर टू अटेन अ स्पेसिफिक गोल। अब हम किसी चीज़ को नुकसान इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि उसके पीछे हमारा एक स्पेसिफिक गोल होता है, कोई मकसद होता है। तो अब इसकी एक एग्जांपल ले लें कि आपकी छोटे बहन या भाई के पास फुटबॉल है, आपको भी वो फुटबॉल पसंद है। होता है ना, बच्चों को एक खिलौना एक को ला के दें तो दूसरे को भी वो पसंद होता है, उसे होता है कि मुझे भी ये मिल जाए। तो वहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक गोल होगा कि किसी तरीके से मैं अपने भाई से ये वाली बॉल जो है ना वो ले लूँ। तो वो भाई को मारेगा, किक करेगा या टिंगलिंग करेगा, कुछ भी करेगा कि वो गिर जाए या रोने लग जाए। वो जैसे गिरेगा या रोएगा वो बॉल छोड़ देगा तो वो बॉल उसे मिल जाएगी। सो दैट इज़ अ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कि स्पेसिफिक गोल होता है इसमें। हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है? इसको हम हॉस्टाइल एग्रेशन को हॉट एग्रेशन कहते हैं। इसमें सिंपली हमारा जो मकसद होता है वो दूसरे को पेन देना होता है, हमारा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता। जैसे कि भाई के पास बॉल है, हमारा मकसद उसे बॉल या टॉय लेना नहीं है, हमारा मकसद है बस उसको हिट करना कि वो रोए। हमें वो रोता है तो अच्छा लगता है, उसे मारते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो अब आपने उसको मार दिया या कुछ भी किया, लेकिन अब आपने उसे बॉल शॉट कुछ नहीं ली। सो दैट इज़ अ हॉस्टाइल एग्रेशन फॉर द सेक ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन। अब हमारे पास ये एक फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल है दैट मेंटेन्स दैट एग्रेसिव बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अनसेटिस्फाइड डिज़ायर्स। कि ये एग्रेसिव बिहेवियर इसलिए होता है क्योंकि हमारी कुछ डिज़ायर्स होती हैं जो अनसेटिस्फाइड होती हैं। हम फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं जिसकी वजह से हमें एग्रेशन आता है। जब किसी दूसरे के पास वो चीज़ मौजूद है और आपके पास नहीं है, देन दैट इज़ अनसेटिस्फाइड डिज़ायर। तो उसके लिए ये फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन मॉडल इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। When an individual's needs are unmet, he or she is more likely to lash out at others in frustration. ठीक है, किसी के पास गाड़ी है, आपके दूसरे के पास गाड़ी नहीं है, तो वो जब किसी कार को देखेगा तो वो या तो उसकी हवा निकाल देनी है टायर की, या फिर कोई ना कोई शीशा तोड़ देना है, या उस पर कुछ ना कुछ लिख देना है, मतलब उसे गंदा कर देना है। इट्स वन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो ये क्या है? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना दूसरों पे, क्योंकि आपकी अपनी नीड्स जो हैं वो अनमेट हैं, वो फुलफिल नहीं हो रही, सेटिस्फाइड नहीं हो रही। Then you will go with this kind of aggression, frustration aggression. नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्रुप साइकोलॉजी। ग्रुप साइकोलॉजी में हम बात करेंगे कि हम ग्रुप्स में किस तरह से बिहेव करते हैं। सो व्हेन इंडिविजुअल्स गैदर टुगेदर इन ग्रुप्स देयर बिहेवियर बिगिंस टू चेंज। तो जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारे बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सोशल साइकोलॉजी में बात करें तो अ ग्रुप इज़ डिफाइंड एज 2 or more people who interact in some way. Members of group may share a common worldwide purpose or identity, or they might just happen to be in the same location. In a broad sense, society as a whole counts as a group. Society को भी हम group count करते हैं, but social psychologists are typically interested in considering smaller groups. लेकिन जो हमारे social psychologists हैं वो smaller groups को consider करते हैं mostly, और उन्हीं में ज़्यादा interested होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे जी हमारे पास कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रोल्स होते हैं, सॉरी नॉर्म्स होते हैं और रोल्स होते हैं हर ग्रुप के अंदर। अब ये नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ पीपल मेंबर्स बिहेव कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। सो दैट इज़ अ नॉर्म। और रोल्स क्या होते हैं? रोल्स जो होते हैं ये refer to specific position within the group governed by particular norms। कि जो हमारे ग्रुप के अंदर रहते हुए एक मेंबर को किस तरह से बिहेव करना है, जिसको हम नॉर्म कह रहे हैं, इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक रोल भी होता है हर बंदे का कि अपने रोल के अंदर रहते हुए आपको बिहेव किस तरह से करना है। सो दैट इज़ रोल। एक ग्रुप के अंदर नॉर्म्स होते हैं, बिहेव कैसे करना है, और रोल्स होते हैं कि हर बंदे की अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन है और अपना एक स्पेसिफिक रोल है, उसकी अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। So these are the roles. Norms and roles are often implicit, but more formally structured group occasionally make them explicit. अब यहाँ पर टर्म है जी
जो ग्रुप के रोल्स एंड नॉर्म्स होते हैं ये इम्प्लिसिट होते हैं, लेकिन जो फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स होते हैं वो मोस्टली एक्सप्लिसिट होते हैं। अब ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट मीन्स कि जो हमारे रोल्स हैं वो अंडरस्टूड हम उनको कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हम उनको स्टेट नहीं करते या वो क्लियर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादीशुदा हैं, आपका शौहर आया है बाहर से और वो अपनी सॉक्स उतार के रूम में फेंक देता है, तो बीवी क्या करेगी? उसको कुछ कहेगी नहीं, लेकिन बहुत ही बैड लुक देगी उस पर। वो बैड लुक का मतलब क्या है? ठीक है, तो दैट इज़ इम्प्लिसिट कि आप जो बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, जो आप बिहेव कर रहे हैं या जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाह रहे हैं वो अनक्लियर है। तो मोस्टली जो नॉर्म्स एंड रोल्स होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, लेकिन अगर आप अपने ग्रुप को मोर स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहते हैं तो दैट शुड बी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब कि डायरेक्टली स्टेटेड हो हर चीज़ और क्लियर्ड हो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अब अगर हम यहाँ पर रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रोल्स भी होता है कि आप फादर हैं, मदर हैं, वर्कर हैं, कोलीग हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये सब क्या है? रोल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सम रोल्स में चेंज एंड कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अब ये जितने भी रोल्स हैं समटाइम्स ये चेंज भी हो जाते हैं और इनके एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो जाता है। अब ये जो इसकी फर्दर टाइप्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं वो है जी, फर्स्ट वन इज़ रोल कन्फ्लिक्ट, सेकंड इज़ रोल स्ट्रेन एंड थर्ड इज़ रोल एग्जिट। ये 3 तरह की इसमें कंफ्यूजन्स देखने में मिलती हैं। रोल कन्फ्लिक्ट में क्या है कि फादर हैं, जॉब पर हैं और उनको कॉल आती है कि आपकी जो बच्चा है इसने स्कूल में दूसरे बच्चे को हिट कर दिया। अब यहाँ पे रोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अब आप क्या करें? आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करें या आप स्कूल जाएं? दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सो दैट इज़ रोल कन्फ्लिक्ट। रोल स्ट्रेन क्या है कि आप जॉब पर जाते हैं, घर में कह के गए कि हम ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से आप स्किप हो जाते हैं दोस्तों के साथ लंच में, और दैट इज़ रोल स्ट्रेन कि गए कहाँ हैं और कर क्या रहे हैं। या स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वहाँ पे आप पार्टी में चले गए हैं दोस्तों के साथ वहीं से, दैट इज़ रोल स्ट्रेन। और रोल एग्जिट क्या होता है? आप एक रोल से दूसरे रोल में मूव हो जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपने स्टूडेंट इज़ अ रोल, इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टडिंग, तो अब आप उस रोल को एग्जिट करेंगे और आपके लिए ज़रूरी है कि आप जॉब करें, क्योंकि आपको घर का चूल्हा चलाना है या घर बार चलाना है, तो जॉब के बगैर ये मुमकिन नहीं। तो दैट इज़ रोल एग्जिट। आप एक रोल को छोड़ के दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं, रोल एग्जिट। सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को नौकरी कर रहे हैं, सो दैट इज़ रोल एग्जिट। स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन मेंबर्स आर नोन एज रिलेशंस। अब रिलेशंस का तो हमें पता है कि हमारे जो स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं इंट्रोडक्शंस के लोगों के साथ, उसको हम रिलेशन कहते हैं। सो हमारे पास जो जितने भी हमारे पास अगर व्हाट्सएप में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, मेंबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप्स है, कोलीग्स का ग्रुप है, तो हम उन सब के साथ हमारा रिलेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। हम उनके साथ डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होती है कि जो रिलेशन होती है इसकी एक वैरायटी होती है ह्यूमंस के अंदर, कि वो हर एक के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन रखते हैं डिफरेंट तरीके से। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका रिलेशन अपने कोलीग्स के साथ डिफरेंट होगा, नेशन को लेके आपका रिलेशन डिफरेंट होगा, डिफरेंट ग्रुप्स में आपका रिलेशन डिफरेंट होगा, एंड इन ईच ऑफ द ग्रुप यू बिलोंग्स टू, जिस भी ग्रुप के साथ आप बिलोंग करते हैं उन सब के साथ आपके डिफरेंट रिलेशंस होंगे। आप डिफरेंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होंगे, आप डिफरेंट रोल्स को अडॉप्ट करेंगे और डिफरेंट रिलेशंस दूसरे लोग मेंबर्स के साथ आप शेयर करेंगे। सो ये सारा है जी हम ग्रुप में किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। Even the most impersonal type of group, a crowd of people in the same location exerts influence on the behavior of its members. Indeed, the mere presence of one or more other individuals can have an impact on how people behave, influencing whether they thrive in a crisis or how well they perform in a competition. Indeed, other people can bring out both the best and the worst in you. सो अब दूसरों की मौजूदगी आप पे किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, वो आपका बेस्ट डिस्क्राइब करती है या आपका वर्स्ट डिस्क्राइब करती है, तो ये सारी क्या है प्रेजेंस ऑफ अदर्स वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इसमें भी वो जो मेरे एक्सपोजर का फिनोमिना है वो भी यहाँ पे सामने आ जाता है कि आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, दूसरों की प्रेजेंस, ये दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती है किसी भी इंडिविजुअल में। सो दूसरों की प्रेजेंस जो है समटाइम्स हमें इंकरेज करती है कि हम अपना हाई लेवल की परफॉर्मेंस दें अपनी। सो इसको हम कहते हैं जी सोशल फैसिलिटेशन,
refers to the tendency to people to perform simple tasks and tasks they have extensively practiced better in front of an audience. तो ये है सोशल फैसिलिटेशन कि आप कोई सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो दूसरों की प्रेजेंस वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करती है, आपको इनकरेज करती है, ऑडियंस आपको इनकरेज करती है कि आप बहुत अच्छा रोल प्ले करें और आप बहुत अच्छा वर्क करें। ठीक है, जैसे आजकल का अगर सिचुएशन लें तो इमरान खान को ऑडियंस जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, उनकी मौजूदगी, उनका इतना ज़्यादा लाखों में फॉलोअर्स देख के वो सिंपली क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। सो आवर सोसाइटी मेंबर्स आर encouraging him, that is social facilitation. ठीक है, इस तरह एक और भी फिनोमिना है कि अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दूसरों की प्रेजेंस जो है वो हमें कंफ्यूज कर देती है और हम अपना अच्छा करने के बजाय हम जो है वो बुरा कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल टास्क भी होते हैं वो ऑडियंस की प्रेजेंस से हमारी उस परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देते हैं और हम सिंपल टास्क भी परफॉर्म नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन ब्रिंग आउट योर वर्स्ट, जिसकी हम बात करें द इनफेमस केस ऑफ किटी गैनोविस इज़ ऑफन साइटेड एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इनकी। ये केस हुआ था जी न्यूयॉर्क सिटी में 1964 में, जिसमें इस यंग वुमेन को कत्ल कर दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट विच वाज लेटर डिस्कवर्ड टू बी इनएक्यूरेट, कि ये रिपोर्ट हुई थी, बाद में इसको इनएक्यूरेट भी कहा गया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, डिस्पाइट किटीज रिपीटेड स्क्रीमिंग एज शी वाज स्टेब्ड टू डेथ ओवर द कोर्स ऑफ हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे तक वो चिल्लाती रही कि कोई इनको आके बचा ले, लेकिन वहाँ पे डजन ऑफ नेबर्स, ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 38 नेबर्स वहाँ पे विटनेस जो थे वो मौजूद थे, लेकिन जब ये क्राइम कंडक्ट हो रहा तो ये ऑलमोस्ट 38 नेबर्स वहाँ पे लोग मौजूद थे 38, तो उनमें से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। सो इसको जो है द टेंडेंसी नॉट टू इंटरवीन वाइल इन अ क्राउड इज़ रेफर्ड टू एज द बाईस्टैंडर इफेक्ट, कि कोई भी आपकी हेल्प के लिए सामने ना आए, इसको हम कहते हैं जी बाईस्टैंडर इफेक्ट। ये बाईस्टैंडर इफेक्ट जो था ये जॉन डार्ले और बिब लेटन ने ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया था इस पे, तो उन्होंने ये इफेक्ट फाइंड आउट किया था। साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट मैंने आपको बताया जॉन डार्ले, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो है ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इफेक्ट है, इसकी वजह से ये हुआ है। अब ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द टेंडेंसी टू एज्यूम लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग एक्शन व्हेन मोर पीपल आर प्रेजेंट, कि जब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हों तो ऐसी टेंडेंसी कि आप जब बाकी सब नहीं कर रहे तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता बहुत सारे लोगों में। सो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपीरियंस बाय मेंबर्स ऑफ अ क्राउड, जो बहुत सारे जो क्राउड में वहाँ पे मेंबर्स मौजूद थे, उन्होंने इस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि जब कोई भी एक्शन नहीं ले रहा तो हमें भी नहीं लेना चाहिए, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इट इज़ ईजी टू एज्यूम दैट समवन एल्स विल स्टेप अप एंड डू व्हाट नीड्स टू बी डन। यहाँ पे हर एक ये एज्यूम कर लेता है कि किसी एक को पहले कदम उठाना चाहिए, कोई एक पहल करे ताकि हमें पता लगे कि क्या करना चाहिए। तो दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या होता है कि आपके मजमे में जो आपका हेड है, जब वही कोई काम नहीं कर रहा तो हमें क्या ज़रूरत है काम करने की। ठीक है, अगर कहीं से धुआं आ रहा है और इस धुएं के आने पे आपकी क्लास का जो मॉनिटर है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है या आपकी टीचर उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो हमें क्या ज़रूरत है एक्शन लेने की, तो इसे हम क्या कहेंगे, इग्नोर करेंगे। दैट्स वाई वी से इट प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। फिर आती है जी हमारे पास सोशल लोपिंग। सोशल लोपिंग का कंसेप्ट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जी सोशल लोपिंग क्या है। अब सोशल लोपिंग क्या है, रेफर्स टू द टेंडेंसी फॉर समवन मेंबर ऑफ अ ग्रुप विद अ कॉमन गोल टू अवॉइड डूइंग देयर शेयर्स ऑफ वर्क टू अकम्प्लिश द गोल। अब यहाँ पर ग्रुप में मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे हर एक को एक टास्क दे दिया जाता है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो वहाँ पर कोई बंदा अपना जो हिस्से का काम है उसको अवॉइड करे करने से, कि उसकी जगह कोई और कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सोशल लोपिंग।
तो अगर किसी ग्रुप में आपने भी देखा होगा कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलती है काम करने के लिए और ग्रुप में दी जाती है, तो कोई एक बंदा ऐसा होता है जो काम करता ही नहीं है, उसको जो मर्ज़ी कहते हैं वो नहीं करता। उसे पता होता है कि मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर ही लेगा, थोड़े बहुत मार्क्स मुझे मिल ही जाएंगे, 0 मार्क्स तो मिलने से रहे क्योंकि मेरा इस ग्रुप में नाम है तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो सोशल लोफर्स होते हैं। लेकिन सोचें कि अगर एक ग्रुप में बहुत सारे सोशल लोफर्स होंगे तो वो जो उस ग्रुप को मेन गोल मिला हुआ होगा वो उसको ऑलमोस्ट फेल ही हो जाएंगे उस गोल को अचीव करने में। सो ये सोशल लोफिंग जो होती है मोस्टली जो लार्जर ग्रुप्स होते हैं उनमें ज़्यादा आकर होती है। अगर 2 लोगों का ग्रुप है तो डेफिनेटली दोनों मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन अगर 10 का लोग हैं तो उसमें आपको सोशल लोफर ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद है जी हमारे पास सोशल एक्सपेक्टेशंस। सोशल एक्सपेक्टेशंस में क्या है? ग्रुप्स दैट आर मोर स्ट्रक्चर्ड दैट crowds tend to contain more norms and other expectations that more significantly influence how individuals in a group behave. The most important phenomena relating to social expectations include groupthink, conformity, obedience to authority and self-fulfilling प्रोफिशेंसीज। अब ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसमें हमारे पास ये 4 इम्पॉर्टेंट फिनोमिनास होते हैं कि हम दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, ठीक है, और क्या नॉर्म्स होंगे और किस तरह से इंडिविजुअल्स का जो बिहेव है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें मिल के ये सोशल एक्सपेक्टेशंस को भी कंटिन्यू रखती हैं। सो सबसे पहले जी हमारे पास ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या होता है? ग्रुप थिंक का टर्म कॉइन्ड बाय आइविंग जैनिस ने ये ग्रुप थिंक की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस कर पाई थी। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप्स टू मेक पुअर डिसीजंस एज अ रिजल्ट ऑफ मेंबर्स डिजायर टू मेंटेन हार्मनी। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप थिंक दैट जैनिस रिलाइड अपॉन इज द बे ऑफ द पिग्स इन्वेजन। सो व्हेन द जॉन एफ कैंडले एडमिनिस्ट्रेड लॉन्च्ड एन ill-fated Cuban invasion in 1961 after critically accepting a flawed CIA plan। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब आपके पास कोई प्लान जो है वो आपके पास फ्लॉड प्लान आ जाता है और आप उसको क्रिटिकली इवेलुएट नहीं करते और उसको अप्लाई कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ही फॉल्टी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि 1961 में भी ऐसा हुआ था कि ग्रुप थिंक ने क्या किया कि आपके पास जो आ गया है आपने जिसको हम कहते हैं बे ऑफ द पिग्स इन्वेजन के आपको जो आ गया है आपने उसको क्रिटिकली इवेलुएट करने के बजाय उसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया है जो कि फ्लॉड था, तो उससे आपको डिफ़िकल्ट रिजल्ट्स आपको उससे देखने में मिल सकते हैं। अगर आप उस पर क्रिटिकली हर पर्सन अगर उस पर क्रिटिकली इसको इवेलुएट करेगा, अपने व्यूज़ देगा, अगर उसमें कुछ फ्लॉज हैं उसको रीथिंक करेगा, रीमोडिफाई करेगा, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे फ्लॉड आउटकम से बच सकते हैं। So groups are more likely to be susceptible to groupthink when they are highly cohesive। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं अगर हम ग्रुप थिंक की बात करें तो अगर वहाँ पर ग्रुप थिंकिंग कब हार्मफुल होती है? जब हमारे पे जो ग्रुप्स हैं वो हाईली कोहेसिव होते हैं, मतलब कि जो भी है ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, अपने कन्फ्लिक्ट्स को वो रिड्यूस कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि अपना उनका जो अगर आइडिया डिफरेंट है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इसके अलावा जो आउटसाइड ओपिनियंस हैं उनको हम ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई क्लियर रूल्स नहीं हैं डिसीजन मेकिंग्स के, तो इस तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ग्रुप में, तो वो ग्रुप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और उनके जो प्लान्स होंगे वो भी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट होंगे। इसके अलावा हर ग्रुप थिंक के अंदर एक मिड गार्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जो क्रिटिसाइज कर रहा है, देन दैट मिड गार्ड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्रिटिसिज्म और इवन द मेंबर ऑफ द ग्रुप हु डू नॉट एग्री विद द रेस्ट। कि अगर कोई बंदा किसी के साथ एग्री नहीं भी कर रहा तो वो मिड गार्ड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लॉजिक्स ले, जो एग्री नहीं कर रहा उसकी भी और जो बाकी लोग एक तरह के उनकी भी, ताकि वो एक फाइनल डिसीजन निकाल सके दैट व्हाट वी शुड डू, कि अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो क्या वो ठीक है या नहीं है, उस पर गौर फिक्र करनी चाहिए या नहीं। तो उन सब के लिए जो ग्रुप थिंकिंग है होती है इसमें एक मिड गार्ड होना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी क्या है?